हक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार बिलाल साहब, यानी मेरा नाम भी बिलाल और मेरे साथ उम्मीदवार बिलाल साहब। आइए जानते हैं आज इनकी पार्टी की जानिब से बहैसियत उम्मीदवार ज़िला डोडा के डोडा ईस्ट से जो है उम्मीदवार हैं, क्या कुछ अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है मैनिफेस्टो लेकर आए हैं और क्या कुछ अपनी आवाम को बताने आए हैं और क्या सोचकर जो है लोग इनकी तरफ माइल हो जाएंगे। उन तमाम बातों पर बात करने के लिए बिलाल साहब मौजूद हैं। बिलाल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बिलाल आपका। साहब, क्या कहना चाहेंगे? बहैसियत उम्मीदवार आप जो है डोडा से हैं और क्या उम्मीद करती हैं और क्या मैनिफेस्टो अपनी पार्टी का है? यानी जो आपने पार्टी बनाई है उसका मैनिफेस्टो क्या है? आवाम के लिए किस तरह हक में काम करेंगे, किस तरह लोगों के लिए राहत बनेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपसे फाइनली मुलाकात होगी। काफ़ी अरसे से आप ढूंढ रहे थे मुझे। तो बात यह है कि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। जी। हाँ, पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भदरवा हुआ करती थी। आज ये डोडा बलेसा जो है, ये इसमें कन्वर्ट कर दी गई है। काफ़ी लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 70 किलोमीटर से ऊपर है। और इसमें प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। एक तो हो गए पूरे मुल्क के, क्या इसमें जो है इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं कहूँगा लोकल लेवल पर जो इश्यूज़ में है वो खुद ब खुद आज भी मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ की रोड्स अभी भी जो गाँव के लिए जा रही है वो उनकी बड़ी खस्ता हालत है। अभी मैं फिक्सू से आया, जंगलवाड़ एरिया से। कल मैं बटोली था, मलत एरिया में था, चिल्ली से ऊपर। तो मैंने यहाँ रोड्स की बड़ी बुरी हालत देखी। फिर मैं समझ रहा था ये कौन सा विकास है। अगर गवर्नमेंट जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट 10 साल से जो चल रही है, वो कह रहे हैं हमने बड़े बड़े हाईवे बनाए, वो क्या टोल टोल लेने के लिए बनाए हैं? टोल प्लाजा लगाने के लिए उन्होंने बनाए हाईवे? यहाँ अंदर के जो गाँव हैं, जहाँ वो रीच है, जहाँ गरीब आदमी रह रहा है, आम इंसान रह रहा है, उस तक पहुँचने के लिए तो रास्ते अच्छे करो यार। आपके आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ पर है इन रास्तों पे चलने के लिए? आपकी रोड्स कहाँ पर है? आपके स्कूल्स हैं तो उसके अंदर टीचर्स क्यों नहीं है? आपके हॉस्पिटल्स हैं तो लोग यहाँ से रेफर होके जम्मू और उधर से पंजाब या दिल्ली क्यों जा रहे हैं? तो ये चीज़ें तो प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। मैं तो चाहता हूँ जो सिस्टम ये लेकर आए हुए हैं और ये सब लोगों का इसमें हिस्सेदारी है, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, और सेंटर में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी रही है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज का कल्प्रिट हमारा या मुजरिम हम कहते हैं कि पीडीपी और बीजेपी है, लेकिन हमें उससे पुराने वाले मुजरिमों को क्यों भूलना है? कांग्रेस और एनसी को। जिन लोगों ने जुल्म की शुरुआत की, उन्होंने जुल्म की शुरुआत की, इन्होंने उसको और आगे ले लिया, इन दो पार्टियों ने। इसीलिए मैं कहता हूँ आज भी जो है इनका ऐसा सिस्टम और ऐसा माफिया और ऐसा सिंडिकेट इसमें चल रहा है, जिसकी वजह से ये सिस्टम बदलने के लिए आपको नए लोगों की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। अभी भी वही पुराने कैरेक्टर्स हैं, अभी भी वही पुराने पॉलिटिशियंस हैं। जो नए आ रहे हैं, बहुत कई यूथ थे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे यूथ आ रहे थे पॉलिटिक्स में। अब देखता हूँ वो जाकर एनसी ज्वाइन कर रहे हैं, इस टाइम पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, या कोई और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात से कि अगर आपने इतनी अच्छे आप एक होप थे, उम्मीद थे, मतलब जम्मू कश्मीर के लिए, तो आप नौजवान फिर से उन्हीं जमातों में, उन्हीं पार्टियों में जाओगे, तो फिर आप कैसे मतलब एक बदलाव ला सकते हो? बदलाव लाने के लिए नई जमात होनी चाहिए, नए लोग होने चाहिए, फिर ही जाकर ये सिस्टम चेंज होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। जी बिलाल साहब, पूछने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप इलाका चिल्ली पिंगल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपका रिहाइश जो है इस वक्त चिल्ली पिंगल में है या जम्मू में है? क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है आप घर में हाजिर नहीं थे, क्योंकि वो अगर आप जम्मू में हैं तो जम्मू से आपने आवाम की खिदमत कैसे की? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँगा, मैं शुरुआती जब सोशल वर्क कर रहा था, तो मैंने सोशल वर्क किया। पर जब मैं वो सोशल मीडिया पे डालने लगा तो काफ़ी लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स आते थे कि ये दिखावा करता है, इस तरह की चीज़ें करता है। हर एक आदमी की पॉलिटिकल शुरुआत पहले सोशल वर्क से ही होती है। तो मुझे उसके लिए लगा कि मैं जो ये कर रहा हूँ, अगर ये सब मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरत में इसका कोई फ़ायदा मुझे मिले। तो मैं क्यों किसी की मदद करनी है तो उसका दिखावा क्यों करूँ? तो वो मैं उसमें आपको कुछ नहीं बताऊँगा। मैंने कभी किसी को पैसे दिए तो कितने दिए, कभी किसी को कोई और मदद की तो कितनी की। अब नाउ आई डोंट पुट दीज़ थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। तो मैं करता हूँ अपने जो है अपनी तस्कीन क़ल्ब के लिए वो करता हूँ। बाकी जहाँ तक मसला है, आप बोल रहे हैं कि मेरा रिहाइश जम्मू में है। वो कौन है इधर भले इसका जिसका रिहाइश जम्मू में नहीं होता? मेरा स्टेट सब्जेक्ट यहाँ का है, मेरी ज़मीनें यहाँ हैं, मेरे अपने अंकल सारे, सिर्फ मेरे फादर वगैरह हम जम्मू शिफ्ट हुए थे, बाकी तो सभी के सभी यहीं पर है। हमारे घर यहाँ है। मेरा तो इस वक्त कहते हैं वो हेडक्वार्टर भी इस वक्त यहीं बना हुआ है।
बाकियों का हेडक्वार्टर डोडा में है, मेरा हेडक्वार्टर यहीं बलेस में ही है, तो स्वारा में ही है, चिल्ली स्वारा में मेरा हेडक्वार्टर है। ज़्यादातर मैं इसी एरिया में जा रहा हूँ। आज फिक्सू भी जाना हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा घर है, मैं यही इसी एरिया का रहने वाला हूँ। मुझे एरिया से, इस अपने इलाके से प्यार भी बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत क्या अच्छा लगता उम्मीद करेंगे कितना जो है इस बार लोग आपके हक में जो है वोट डालेंगे? है। ये देखें, ये लोगों पे डिपेंड करता है कि मेरी आवाज़ कितनी उन तक पहुँचती है। अगर वो आज भी जो है लंबी लंबी दाढ़ियां रख के, टोपियां रख के बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो देख लें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने उसका जवाब कहाँ देना है, समझे। बाकी जो दूसरी जमातें हैं जिन्होंने आज तक इनका इस्तेसाल किया, इन पे जुल्म किया, इनको एक्सप्लॉइट किया, अगर आज भी आपने उनके नारे लगाने हैं तो लगाते रहिए, कोई बात नहीं। जब तक आप बदलेंगे नहीं, मैं तो आया हूँ मैदान में, मैं मैदान में आया हूँ, आप मेरे क्रेडेंशियल्स देख लीजिए, मेरा पास देख लीजिए, आप मेरी तमाम चीज़ों को देख लीजिए। आप आपके पास मौका है इस वक्त बदलने का, बदलाव लाने का। इन जमातों को छोड़िए, जब आप इन जमातों को हाशिए पे लाएंगे, ये खुद ब खुद सिस्टम सारे का सारा ठप हो जाएगा। तो मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ एज एन, मतलब हक इंसाफ पार्टी का हूँ, पार्टी भी नहीं है, तो मुझे आज़ादी समझ लीजिए आप इस टाइम पर। तो बाकी ये है कि मौका आपके पास बहुत अच्छा है, चेंज लाना चाहते हो तो लाओ, वरना हमारी एक जनरेशन कब्र के अंदर है, दूसरी इसका ड्रग एडिक्शन में और ड्रीम 11 पर जुआ खेल रही है, शराब पी रही है, ड्रग्स में मुलविस है, डेस्परेट है, डिप्रेशन में है, और तीसरी पीढ़ी आप देखो, अब एक एक पीढ़ी हमारी जेल में है। तो ये सारी की सारी जो मसले हैं ना, ये इनको, इनका खात्मा इस तरह नहीं होगा जब तक ना इस माफिया को, जो पॉलिटिकल माफिया है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। जी, यहाँ पर बात की जाती है कि अलायंस के बीच में जो है अगर यहाँ पर अलायंस किया गया होता तो यहाँ पर जो है भाजपा को हराने में आसानी होती। अगर आप भी इसी अलायंस का हिस्सा बनते तो क्या आपकी मर्जी थी कि मैं इस अलायंस का हिस्सा बनूं? मैं अब आपको, मैं अव्वल तो किसी लीडर का नाम ले लेना चाहता हूँ, लेकिन आपने मजबूर कर दिया है। मैं कहता हूँ हमारे चनाब वैली का नहीं, JNK का सबसे बड़ा चेहरा जो था वो गुलाम नबी आज़ाद था। इससे ज़्यादा रेप्यूटेड बंदा या जिसने कुछ किया हो आवाम के लिए, मेरे ख्याल से उनके अलावा कोई नहीं था। लेकिन वो या तो अल्लाह जानता है, या उसके उन सियासी जमात के जो उनके साथी हैं वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और वो मतलब वो वहाँ से क्यों निकले। अगर वो किसी जमात में रहे 50 साल, वहां से निकले, उस जमात को कमजोर कर दिया। अब जिस जमात को बनाया इन्होंने कुछ लोगों के कहने पे, वो भी उनको छोड़कर भाग गए। तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन पर खुद आयद होती है, मुझ पे नहीं आयद होती है। मुझे कोई कहेगा वोट काटने आया, मैं वोट बनाने आया हूँ, काटने नहीं आया हूँ। मैंने तो वोट लेने हैं, पहली दफा मेरा पहला इलेक्शन है, मैं तो वोट लेने आया हूँ। तो ये जो है, इतने बड़े बड़े लीडर्स जो है इतने बड़े बड़े गलत फैसले कर रहे हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ अलायंस करके सरकारें बनाई हैं। तो क्या एक टेबल पे बैठ के ये लोग नहीं कह सकते थे कि हम भद्रवा से किसी एक ही को उठाएंगे, डोडा वेस्ट से किसी एक ही को उठाएंगे, या इस ईस्ट से किसी एक को उठाएंगे। हो सकता है मैं भी उस वक्त मन बदल लेता, लेकिन मैंने जब देखा ये सब के सब फ्रेंडली जो है फिक्स मैच खेल रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डर्टी गेम। अपने आप को उससे बाहर ही रखना चाहते हैं हम, तो अपने आप को इसीलिए प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इन लोगों की गेम ना आवाम को समझ आ रही है, ना इनको खुद समझ आ रही है कर क्या रहे हैं। इसका ब्लेम मेरे पे नहीं डाल सकते। मैं आपके पास एक चांस हूँ, वो चांस आपको मिला है, तो आप उस चांस को एक्सेप्ट कर लीजिए। किसी से भी मेरा फ़ोन नंबर पता कीजिए, मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं हर एक का फ़ोन उठाता हूँ। ये नहीं है मैं कोई वीआईपी हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैं हर एक आदमी का फ़ोन उठाता हूँ, हर एक आदमी की प्रॉब्लम सुनता हूँ। अगर बनता है तो कुछ कर सकता हूँ तो करता ज़रूर हूँ। लेकिन आप अगर मुझे एम्पावर करेंगे तो मैं इन रिटर्न पब्लिक को, जो आवाम है, इसको मैं इन रिटर्न एम्पावर करने की कोशिश करूंगा। जी, बिलाल साहब अपनी पार्टी का कोई मंशूर मैनिफेस्टो बताइए जिससे लोग जो है बताएंगे कि इस मैनिफेस्टो से आवाम को फ़ायदा होगा और आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो भी स्कूल्स को अच्छा करना है, रोड्स को अच्छा करना है, बिजली को फ्री करना है, साफ पीने का पानी लोगों के घरों तक पहुंचाना है, और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यार इसमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। समझ, ये जो इसमें डॉक्टर्स, इसमें पैरामेडिकल है, इतनी सारी चीज़ें जो हैं, लोगों को जहाँ जहाँ लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाना है। क्या आपने सुना है कि आपको फ्री एम्बुलेंस मिलेगी? नहीं सुना है। ये फ्री एम्बुलेंस का भी हमने अपने मंशूर में रखा हुआ है। कम से कम कोई आदमी जब वो इलाज कराने जाता है, वहाँ उसको अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ से भी उसको किराया देकर तो डेड बॉडी को यहाँ गाँव में किसी भी इलाके में ले जाना होता है। ये जुल्म है कि ये आम गरीब लोगों पर। तो मैं ये समझता हूँ कि एम्बुलेंस का कोई ऐसा जो है सिस्टम नहीं है यहाँ पर, वो सारा जो है पेड है, सारा हर चीज़ प्राइवेट में है।
मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी कुछ काम करे, गवर्नमेंट भी वेलफेयर का कोई काम करे। आफ्टर ऑल होती किस लिए सरकारें? वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जाती है सरकारें। ऐसे तो नहीं ना है कि भाई आप सिर्फ टैक्सेस लगाते जाएं, हम जहाँ से निकल रहे हैं गाड़ी निकालते हैं तो आप टैक्स निकाल लेते हो। हर चीज़ हर जगह पर आप हमसे, बाथरूम जाने में भी आप हमसे टैक्स लेते हो। घर में वो क्या है, जम्मू में वो शुरू किया है इन्होंने, कुत्ता पालने का भी टैक्स इन्होंने रखा हुआ है। तो ये क्या तरीका है? सिर्फ आवाम की जेब से निकालने का ही आपने सिस्टम रखा। इनको वापस इन रिटर्न भी तो दीजिए, कुछ ना कुछ इनको सहूलियत तो दे दीजिए आप। तो ये मेरा मंशूर है कि इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करना हमारा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंसेस, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, यानी कि जिस जिस कमी से लोग दो चार हो रहे हैं, वो कमियां जो है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल पूछने की कोशिश करेंगे बिलाल साहब। 370 की मनसूखी के बाद जो है काफ़ी फैसले हुए। आप जो है 370 को किस तरह देखते हैं? आप उसके हक में लड़ेंगे या नहीं? देखिए 370 जाने से पहले ही मैं वार्न कर रहा था अपने फेसबुक पेज से लोगों को कि ये जाने वाला है, इसका ख्याल करो, समझे? क्योंकि और हमारी जो ये बड़ी टॉप की जो पार्टियां हमारी स्टेट की जो ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल की बात कर रहे थे, ये लोगों को लग रहा था, ये कह रहे थे ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है कभी। और मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी घर में बैठा सोचो, मैं कह रहा हूँ ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है ये कौन सी सियासत कर रहे हैं कि इनको पहले से क्यों नहीं अंदाज़ा हो जाता है सियासी चीज़ों का। तो ये 370 जो ख़त्म हुआ है, ये जुल्म है जम्मू कश्मीर के ऊपर, पर्टिकुलरली जम्मू रीजन के ऊपर। इसलिए क्योंकि क्योंकि सारे का सारा इसका असर जो है जम्मू रीजन के ऊपर पड़ रहा है। और देखो कश्मीर में जो है एक ही कौमियत रहती है मैक्सिमम। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो है बहुत तरह के जो है रंगारंग किस्म के लोग हैं, डोगरे हैं, गुज्जर हैं, पहाड़ी है, कश्मीरी भी हैं, हर तबके का आदमी रहता है, छोटे छोटे और भी हैं जैसे सिराजी और दूसरे बोधी और ये सारे लोग रहते हैं। तो इन लोगों को, ये जो माइनॉरिटीज होते हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये 370 बना था। अब कौन सी प्रोटेक्शन है? अब ये कह रहे थे 370 जब मनसूख हो जाएगा इसके बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी, रोजगार बढ़ेंगे। मुझे बताइए कौन सा रोजगार बढ़ा है? हमारा तो पहले से कम हो गया। आप मुझे बताइए, जब आप कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज आएंगी, वो कहाँ है? यानी आपने हमसे झूठ के, और जिन लोगों ने सेलिब्रेट किया वो भी आज पछता रहे हैं, जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी वो भी पछता रहे हैं। हम तो इसके खिलाफ है। हम तो कहते हैं 370 यहाँ इसके जैसा कोई स्पेशल स्टेटस जैसे 371 हिंदुस्तान के दर्जन एक स्टेट्स में 371 है, A B C D E F, ये जो है अलग अलग क्लॉजेज में हिंदुस्तान की दर्जन एक स्टेटों में जो है स्पेशल स्टेटस है। तो हमारे पास अगर था वो छीना क्यों? अगर है तो 371 में हमें क्यों नहीं उसमें एडजस्ट किया जाएगा? हमारे को स्पेशल स्टेटस दो। यहाँ पर रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज ट्राइब्स हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आप नॉर्थ ईस्ट में दे रहे हो। अब गुजरात जैसी तरक्की याफ्ता स्टेट में आपने स्पेशल स्टेटस रखा हुआ है, हिमाचल जैसी तरक्की याफ्ता स्टेट में आपने रखा। तो जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर पे एक सेंसिटिव स्टेट है, उसमें उससे क्यों छीना गया ये स्पेशल स्टेटस? इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ इसके लिए, बीजेपी के लिए। और इनके जो जराइम हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये उन्होंने सबसे बड़ा जुल्म जम्मू कश्मीर के लोगों पर किया, जो 370 जो इन्होंने तोड़ा है। लेकिन हम कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं सबसे पहले स्टेटहुड दिया जाए, असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेटहुड को बहाल किया जाए। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि ये जो है स्पेशल स्टेटस के लिए 371 के अंदर काफ़ी प्रोविजंस हैं ऐसे जो किए जा सकते हैं, और हमारे को स्पेशल स्टेटस किसी ना किसी तरीके से दिया जा सकता है अभी भी। तो मुझे वो उम्मीद है, लेकिन इसके लिए ताकत मेरे साथ होनी चाहिए, तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने तो हथियार खड़े किए। कल को जो अभी तक मुझे लगता है रुझान है, अगर कल को फॉर एग्जांपल आज ये सारे एक दूसरे के मुखालिफ बनते हैं, तो कल को अगर एनसी और बीजेपी जो है मेजॉरिटी में आती है, तो क्या एनसी उनके साथ गवर्नमेंट नहीं बनाएगी? बनाएगी, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी देवर पोल अपार्ट्स, वो एक दूसरे के खिलाफ थी, फिर भी उन्होंने बनाई, और बाद में अपने रियासत का हाल देख लिया क्या हुआ। तो इन ये लोग पावर में आने के लिए इस ये जो है कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इलाक कर सकते हैं। और देख लीजिए इस वक्त करने की जरूरत थी अलायंस, वो इन्होंने किया नहीं। ये आप पोस्ट पोल अलायंस देख लीजिएगा, इससे भी बदतर होगा इनका। ये सरकार जो है ना, अगर बनेगी भी इस तरह के लोगों की, ये 2 साल से ऊपर नहीं चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ हक इंसाफ पार्टी के प्रेसिडेंट बिलाल साहब। आप भी क्या इन उम्मीदवारों के साथ जो है क्या कुछ राय रखते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बने रहिए के दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, काराडोडा से।